Hello, my dear students, my dear 8th class. Yesterday we talked about the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the MPs, and also talk about the South Block, the North Block, and the PMO, Prime Minister Office. So, if you are aware, uh, government is already taking a fully action to build a new parliament building and other offices of the ministers, including PMO, and this project is known as Central Vista. So, लॉ मेकिंग इज़ एन सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। हम सबको पता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। पूरा एक जुडिशरी नाम से एक चैप्टर आएगा आगे, ठीक। हम उसमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। कल यही एक टॉपिक रह गया था और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा और फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। वो कौन लोग हैं पार्लियामेंट में या कौन लोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग अलग जगह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट से हों, डिफरेंट स्टेट से होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, ठीक। और आप देखते होंगे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक। और आप क्या देखेंगे, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक। और आप क्या देखेंगे कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड कोई एक ही तरह का नहीं होता है, बैकग्राउंड कई तरीके का होता है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप इस चीज़ को। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती हैं। एग्ज़ाम्पल लिया जाए, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। अब बात ये होती है जो रीजनल पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टी वो होती हैं वो जो किसी एक स्टेट में ही स्पेशली होती हैं, इंडिया लेवल पे उतना उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो उसमें रूरल मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि भाई वो किसानों के हितों की पार्टी बोलते हैं, वो अपने आप को मज़दूरों के हितों की पार्टी बोलते हैं अपने आप को, तो इसलिए उनके लिए वर्क करते हैं। ये उनका एजेंडा मेनली होता है। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। पहले क्या होता था, वो लोग और जो ग्रुप्स हैं इस तरह के लोगों को अब तक अनरिप्रेजेंटेड माना जाता था। मतलब कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कहीं भी, ना ही किसी पार्लियामेंट में, ना ही किसी असेंबली में, और मतलब इनको चुना नहीं जाता था, ये इलेक्शंस में खड़े नहीं होते थे। बट अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अच्छी होने लगी हैं और पार्लियामेंट में ऐसे लोग पहुंचने लगे हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमारे यहाँ जो इक्वलिटी वाली भावना है वो सबके लिए, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं चलता है कि किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत पढ़ा लिखा है तो वही मिनिस्टर बन सकता है या MP MLA का जो है इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति योग्य है, जो क्वालिफाइड भी है और मेहनत करे, ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहा है, उसको होना भी चाहिए। ओके, दिस इज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड द बैकवर्ड क्लासेस। अब आप ये भी महसूस करेंगे जो दलित लोग हैं वहाँ से भी MP MLA बहुत बनने लगे हैं, ठीक। आप इस चीज़ को भी देखेंगे, CM भी बनते हैं, प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, ठीक। बट मुझे लगता है अभी तक इंडिया में PM जो पोस्ट है वो अभी ऐसा कोई दलित व्यक्ति नहीं बना है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और जो OBCs हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, वहाँ से भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन होने लगा है। क्योंकि बात यह है कि हमारे इंडिया में उन सब को लेके बात होनी चाहिए। OBC हो, SC हो, ST हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हों, आदिवासी हों, हर किसी को लेके बात होनी चाहिए। उनका साथ और उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शो द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन डिफरेंट ईयर्स। अब नीचे जो टेबल दी हुई है ना स्टूडेंट्स, उस टेबल को हम देख रहे हैं, वो हमें ये दिखाएगी कि लोकसभा इलेक्शन में कितने सारे पॉपुलेशन ने किस तरह से वोट दिया। मतलब
कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना पहले से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अब ज़रा इस लिस्ट को आप ज़रा देखें। पहले थोड़ा सा बात करते हैं फर्स्ट इलेक्शन की, जो कब हुए थे बेटा, 1951-52 में हुए थे। 61% शेयर था उस टाइम, उस पॉपुलेशन के शेयर के अकॉर्डिंग। आई थिंक उस टाइम पॉपुलेशन 36 करोड़ तो रही होगी जहाँ तक मुझे पता है। फोर्थ जो था 1967 में हुआ था, तब 61.33 था। फिफ्थ में घट गया, फिर बढ़ा, फिर 1991 में घट गया, 2004 में घट गया, और थोड़ा सा बढ़ा 2009 में, थोड़ा सा बढ़ा 14 में, फिर काफ़ी बढ़ गया, और 2019 में 61 हो गया। और ये वोटर टर्नआउट है, यानी कि वोटर जो है इतना ज़्यादा अब पहले से वोट पड़ा है। 2019 में जो हमारे एमपी के इलेक्शन हुए थे उसमें 67.11% वोट हुआ है, 11। अब आप सोच के देखो, इंडिया में 1 अरब 25 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें 67% लोगों ने वोट दिया है। दैट मीन्स अगर कहा जाए, मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं, तो जितना भी टोटल वोट है, आई थिंक 48 करोड़ से ज़्यादा वोटर है, और उसमें से 67%, यानी कि मुश्किल से कुछ 24 से 30 करोड़ के बीच सिर्फ इतने लोगों ने वोट डाला। बाकी सब ने वोट नहीं डाला, बाकी सबको वोट डालना चाहिए। तो ये चीज़ मतलब इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, फिर बाद में ये कहा गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है ज़रूरी नहीं है या जो जिस तरह के लोग हैं वही चुन के जा रहे हों। This is the realization that when interest and experience separate us, it's important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. अब ये जो एहसास आपको हो रहा है कि किस तरह के उनके फ़ायदे हों, उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको सेपरेट किया गया है, और ज़रूरी ये है कि इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको हमेशा से मार्जिनलाइज़ किया गया, मार्जिनलाइज़ का मतलब होता है एक कोने में रखना, उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बात वही हो रही थी SC ST के बारे में और आदिवासियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST, और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में SC STs के लिए कुछ सीटें रिजर्व की हुई हैं। दिस हैज़ बीन डन सो दैट MP सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी फैमिलियर विद द कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। और ये इसलिए किया गया है कि ये जो MP यहाँ से चुन के जाएंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो आदिवासी हों या जो उनकी दलित कम्युनिटी है उसको वो रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे से, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, उनके हक की बात, उनके अच्छे की बात वहाँ पे वो कर सकें। ओके, ये मेंबर्स पार्लियामेंट दिखाया गया है। अब आप यहाँ पे ज़रा एक बार ध्यान दें। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women, क्योंकि हमारे महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, तो ये कहने की कोशिश की गई है कि उनका रिजर्वेशन जो है किया जाए वुमेन का। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, और इस इशू को अभी तक बहस होती रहती है। 60 years ago only 4% of MPs were women and today is just about 11%। 60 years के गैप में, 60 years पहले ये जो था वो 4% था, ठीक, अब वो हो गया 11%। तो ये बहुत स्लो मतलब स्पीड है, और ये उतनी अच्छी तरक्की नहीं है वुमेंस के लिए। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, और इंडिया की हाफ पॉपुलेशन महिलाएं हैं, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन जो है इतना छोटा कैसे है। ओके, इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और ये इस तरह के इशू होते हैं जो कंट्री आज तक सवाल पूछता है और अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन इनको सॉल्व नहीं किया जा सका है। अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव एनफ, वो ये है कि क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या यहाँ सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक तरीके से होती हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि डेमोक्रेसी भी ये कहती है कि महिलाओं का और सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। अभी तक उतना अच्छे से बराबर रिप्रेजेंटेशन हुआ भी नहीं है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ। अब बात असल में ये है कि जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं
और इसका जो आंसर है वो हमें तब मिलता है जब हमें इसकी ताकत का एहसास हो। क्या? और हमें ये विश्वास भी होना चाहिए कि जो पीपल इंडिया के हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करें, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं और महिलाओं को प्रमोट करें। तो चीज़ें समझ में आएंगी कि यस, अब चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इंडिया में आगे बढ़ रही हैं। ओहो, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है आज। और आप देखेंगे ग्लॉसरी है, ये आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लॉसरी करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड्स होते हैं, ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो ओनली 3 वर्ड्स हैं, उसको आप प्रॉपरली होमवर्क अपनी नोटबुक में इसको करेंगे। और उसके बाद ये जो होमवर्क है वैसे तो हम खुद भी आपको वहाँ भेज देते हैं आपके PDF असाइनमेंट सेक्शन में, बट फिर भी मैं आपको यहाँ वीडियो क्लासेस में बता देता हूँ कि चीज़ें आपको करनी है। बाकी जो ये मतलब एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, ये आप बुक में फिल करें, कोशिश करें ये क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को भरने की। और अपने हेल्प ले सकते हैं बड़ों की घर में, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम आपको वो भी भेज देंगे, बट ग्लॉसरी और जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपरली नोटबुक में करना है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।